हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बात करते हैं यूक्रेन वाले मुद्दे की। ये मुद्दा प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो सबसे पहले ये कहानी जानने के लिए हमें जाना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, और तभी हम इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। ये मैप देख रहे हैं आप, तो इस मैप के अंदर मेरे को रशिया जो है, ये रशिया के एरिया के अंदर ही मेरे को देखने को मिल रहा है कि आपका यूक्रेन, यानी कि कभी ये यूक्रेन इस रूस का या रशिया का भाग हुआ करता था। तो क्या कारण रहा यूक्रेन रशिया से अलग हुआ, क्या कारण रहा रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, क्या कारण रहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नाटो, वो प्रेजेंटली आपका देखने को मिलता है इस मुद्दे के अंदर, या नाटो का बार बार इस पूरी लड़ाई के अंदर चर्चा हो रही है। तो देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संपूर्ण विश्व दो विचारधाराओं के अंदर बदल जाता है। संपूर्ण विश्व की तो बात नहीं कहेंगे, परंतु ये जरूर कह सकते हैं हम कि दो नई विचारधाराएं उभर के आती हैं। विश्व जो है दो धुरियों पे बंटना शुरू होता है। एक तो देखने को मिलता है अमेरिका, जो कि कैपिटलिज्म यानी कि आपका पूंजीवाद की विचारधारा पे था, और दूसरा देखने को मिलता है मेरे को रशिया, जो कि सोशलिज्म यानी कि समाजवाद की विचारधारा पे था। रशिया जो है अपनी समाजवाद की विचारधारा को लेके यूरोप के पूर्वी एरिया तक बढ़ना शुरू करता है। अब बात यह आती है कि ये पूंजीवाद की विचारधारा क्या है और समाजवाद की विचारधारा क्या है। क्या कारण रहा कि आपके यूरोपियन कंट्री जो है वो समाजवादी विचारधारा की तरफ आपका मूव करना शुरू कर रही थी। सोशलिज्म की अगर मैं बात करूं, समाजवाद की अगर मैं विचारधारा की बात करूं, तो एक ऐसी विचारधारा जिसके अंदर सब कुछ राष्ट्र का होता है, या आसान भाषा में मैं कहूं कि यहाँ पे सारी जो हैं चीज़ें राष्ट्र के अधीन रहेंगी। निजी क्षेत्रों के अधीन बहुत कम चीज़ें या कोई भी हस्तक्षेप निजी क्षेत्र का नहीं होता है। रशिया की जो समाजवाद मैं बोल सकता हूँ वो धीरे धीरे आपका टूटने लगा था। स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआत के अंदर लोग जो है समाजवाद से सारी की सारी फैसिलिटीज उठा रहे थे, सुविधाएं उठा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ समाजवाद विचारधाराओं के अंदर, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, यानी कि निजीकरण नहीं होगा। आपको जितनी भी आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी वो सरकार के द्वारा दी जाएंगी और फ्री दी जाएंगी। आपकी कोई निजी संपत्ति भी नहीं होगी, ये सारी की सारी संपत्ति सरकार की होगी, और सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जो वेतन दिया जाएगा वो समान वेतन दिया जाएगा। ये लगभग लगभग इस विचारधारा पे कार्य कर रहा था। पर जैसे जैसे आपका आर्थिक विश्व जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, तो ये समाजवाद की विचारधारा थोड़ी बहुत कमजोर होती जा रही थी, और जो देश हैं इनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। समस्याएं कौन सी हैं? जब आप समाजवाद देखेंगे, सारी चीजें सरकार के अधीन देखेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ चीजें पैदा होती हैं, लाइक सरकारी निरंकुशता मैं जिसको बोल सकता हूं, या गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। वर्क जो है वो आपके एक प्रोसेस के अनुसार होते हैं, और नीतियों का निर्माण होना और उसके निर्माण के बाद इनका क्रियान्वयन होना, इसमें लगभग काफी लंबा समय हमें लग जाता है। जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, दो नए आपके मैं बोल सकता हूँ विश्व में धुरी बनती हैं। कुछ एक नई धुरी और बनती हुई दिखाई देगी आपको, जिसको कहा गया आपका गुट निरपेक्षता, यानी कि हम दोनों ही देशों के साथ नहीं रहेंगे, हम तटस्थ देश रहेंगे। भारत भी उसके अंदर था। अब बात करते हैं जिसका कई बार जिक्र हो रहा है इस युद्ध के दौरान, जिसका नाम है नाटो। इसका नाम है आपका नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैं बोल सकता हूं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आपको ये दिखाई दे रहा है। नाटो इसी के सदस्य देश हैं जो कि नॉर्थ अटलांटिक के आसपास या इसके निकटवर्ती क्षेत्र में मेरे को देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक मूलतः मैं बोल सकता हूं एक आपका अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, और अमेरिका का इसका गठन जो है वो आपका 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक देशों के द्वारा या 12 सदस्यों के द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन के अंदर किया गया था। नाटो के मुख्यालय की बात आती है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर इसकी मैं बोल सकता हूँ मुख्यालय अवस्थित है, और वर्तमान में इसके देशों की संख्या 30 है। अब बात क्यों, ये निर्माण क्यों करा गया नाटो का? अमेरिका ये कहता है कि नाटो संगठन का जो भी देश सदस्य बन जाएगा, हम गारंटी देते हैं यदि किसी भी एक भी देश पे आक्रमण होता है तो वो आक्रमण सभी देशों पे माना जाएगा, और सभी जो देखने को मिलते हैं ये नाटो के सदस्य देश मिलके उस पे अटैक करेंगे। देखो यहां पे कुछ यूरोप के पास में आप देखना शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे देश हैं, और ये छोटे छोटे देश हैं, इनके पास ना तो इनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ना ही आपका डिफेंस पे यानी कि रक्षा पे इतना ज्यादा खर्च करते हैं। कोई बड़ा देश इन पे अटैक करे, बड़ा देश शायद डर इनको दो ही देशों का होगा,
एक अमेरिका का और दूसरा डर होगा रशिया का। तो अगर आप नाटो सदस्य बन जाओगे तो अमेरिका गारंटी ले रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा इसके अंदर मैं बोल सकता हूं हिस्सेदारी है, नाटो के अंदर सबसे बड़ी सेना जो है वो अमेरिका की है। तो अमेरिका कह रहा है कि आप छोटे छोटे देश हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप नाटो के सदस्य बनो, अगर आप पे अटैक होता है तो हम जो है आपके साथ में खड़े हुए हैं और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सारे के सारे देश मिलके, 30 देश मिलके, मतलब जितने भी सदस्य देश हैं, हम उस पर अटैक कर देंगे, धावा कर देंगे। नाटो के किसी भी एक देश पे अटैक होने का मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि अटैक अमेरिका पे किया जा रहा है। दूसरा, अब देखना शुरू करते हैं कि सर नाटो जो है एक आपका सैन्य संगठन बना, मतलब इसमें उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। स्थापना के समय इसका जो उद्देश्य था वो था पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की जो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को रोकना। ये अमेरिका ने इसलिए करा था कि जो समाजवाद की, जो सोशलिज्म की विचारधारा यहां तक जा रही थी यूरोप के अंदर, इस विचारधारा को रोका जाए। इन देशों को कहा कि छोड़ो यार इसका पीछा तुम, अगर ये अटैक करता है तो मैं बैठा हूं यहां पे, आप नाटो का सदस्य बनो, नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके सदस्य बनो, हम देख लेंगे इस चीज को। अब राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना शुरू करता है कौन? नाटो। बात आती है यूक्रेन की, तो यूक्रेन कहीं भी हमें नाटो जो है इसका सदस्य देश नहीं देखने को मिलता है। यूक्रेन अभी तक आपका अलग भी नहीं हुआ था। अब नाटो जब अमेरिका ने बना दिया, कब बनाया आपका? 1949 में। तो रशिया को भी कुछ करना था, वो भी शांत नहीं बैठा। रशिया ने कर डाली एक संधि जिसको कहा गया आपका वार्सा संधि। वार्सा संधि जिसको WTO के नाम से जाना जाता है, वार्सा टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यह आपका मई 1955 के अंदर अस्तित्व के अंदर आया था, जब पूर्वी सोवियत संघ और इसके सैटेलाइट कंट्री जो देखने को मिलती हैं, ये यूरोप में सुरक्षा और शांति की रक्षा के लिए यूरोपियन देशों के सम्मेलन में एक वार्सा संधि जो है इस पे हस्ताक्षर करा। वार्सा संगठन का मुख्यालय मॉस्को के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ कंट्री आपको देखने को मिलेंगी जो सदस्य कंट्री हैं। अब होता क्या है, जो यूरोपियन कंट्री हैं छोटी छोटी जो इसका सदस्य थी, ये सोशलिज्म से परेशान होने लगे थे। इनको लगा कि भाई ये जो समाजवाद की विचारधारा है इससे तो अपना काम नहीं चलने वाला है, कैपिटलिज्म की तरफ आना पड़ेगा, पूंजीवाद की तरफ आना पड़ेगा अगर थोड़ी सी ग्रोथ करनी है तो। 1990 में हंगरी, 1991 तक वार्सा संधि से आपका ये मतलब 1991 के अंदर हंगरी अलग होता है, पोलैंड अलग होता है, चेकोस्लोवाकिया जो है वो अलग होता है। उसके बाद में जर्मन को भी देखते हैं तो जर्मन भी आपका बटा हुआ था, आपका जर्मन जो है ये भी आपका अलग हो जाता है। तो सोवियत संघ जो है अब इसका विखंडन होना शुरू होता है, और जैसे ही सोवियत संघ के विखंडन के बाद ये पूरी की पूरी संधि जो है ये आपकी क्या कर दी जाती है? भंग कर दी जाती है। पर हाँ, अगर देखा जाए नाटो, तो नाटो आपको अस्तित्व में दिखाई देता है। अब बात आती है यूक्रेन की। अभी तक यूक्रेन जो था ये सदस्य था, किसका सदस्य था आपका? या मैं बोल सकता हूं यूक्रेन सदस्य ना, एक हिस्सा था किसका? रशिया का। अब रशिया से ये छोटे छोटे भाग विखंडित होने शुरू होते हैं। यूक्रेन आपको यूरोप के पास में देखने को मिलता है, और देखो जब बहुत बड़ी कंट्री होती है तो उसके आउटर एरिया पे या बाहर वाले जो क्षेत्र हैं उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या मैं बोल सकता हूं वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वहां के लोगों का समर्थन लेना सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं यूरोपियन विचारधारा के साथ में था यूक्रेन, और यूक्रेन भी बोलता है कि नहीं भाई मेरे को भी एक क्या रहना है, अलग एक फ्री देश रहना है, एक स्वतंत्र देश रहना है। 1991 के अंदर रूस का विघटन होता है, इस चीज का आप लोगों को पता ही है। और जैसे ही रूस का विघटन होता है तो यूक्रेन जो है, जो कि कभी रूस या मैं बोल सकता हूं आपका सोवियत संघ रूस का सदस्य हुआ करता था, ये इससे अलग होकर एक नया देश बन जाता है। अब आगे देखना शुरू करते हैं, होता क्या है 1991 के अंदर यूक्रेन जो है अपनी आज़ादी की घोषणा कर देता है कि भाई मैं एक फ्री कंट्री हूं, मैं अलग से एक स्वतंत्र देश हूं। रशिया जो है ये अटैक करना शुरू करता है फरवरी 2014 के अंदर। फरवरी 2014 में क्या होता है, रशिया की सेना, आप ये देखना शुरू करते हैं नीचे की तरफ यूक्रेन जो दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको देखने को मिलेगा इसके इस साइड में एक देश जिसका नाम है रोमानिया। यहां पे आपको देखने को मिलता है ब्लैक सी, ठीक है। तो एक काला सागर दिखाई देता है, वर्ल्ड के अंदर आप वर्ल्ड मैप में दिखाई देंगे तो आपको दिखाई देता है काला सागर, जहां पे आपको देखने को मिलेगी कौन सी, डॉन और नीपर नदियां इसके अंदर आती हुई दिखाई देती हैं। एक रिवर आपको डॉन दिखाई देगी, एक रिवर आपको नीपर आती हुई दिखाई देती है। यहीं पे यूक्रेन की राजधानी है कीव। यहां पे एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है क्रीमिया।
ये जो क्रीमिया देखने को मिलता है, रशिया क्या करता है 2014 में, यानी कि 2014 के अंदर इस क्रीमिया के अंदर अपनी सेना भेज देता है और इस क्रीमिया को अपने अधीन कर लेता है। क्रीमिया के अंदर रशिया सेना आ गई। अब दिमाग में ये आना चाहिए कि सर क्या कारण है कि भाई क्रीमिया जो है वो रशिया के अधीन आ गया है, या रशिया के अंदर ये वाला जो क्षेत्र देखना शुरू करते हैं, ईस्टर्न यूक्रेन जो है, यहां पे दो क्षेत्रों के नाम बार बार आप न्यूज में देख रहे होंगे। एक का नाम है दोनेक्स और एक का नाम है आपका लुहासा देखने को मिल रहा है। स्पेशली दोनेत्स वाला जो क्षेत्र देखने को मिलता है इस ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर आपका, तो इस क्षेत्र में आप देखना शुरू करते हो, ये जो लोग हैं या यहां पे रहने वाले जो निवासी हैं, इनकी विचारधारा देखने को मिलती है सोशलिज्म, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कभी रूस का हिस्सा रहे थे, रूस इनके निकटवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये जो लोग हैं ये आपका सोशलिज्म की विचारधारा, या मैं बोल सकता हूं एक तरीके से रशिया की जो विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं। मतलब एक ऐसा घर है जिस घर के कुछ सदस्य अलग दूसरे वाले पड़ोसी या अपने पड़ोसी की बात मानते हैं, घर की बात नहीं मान रहे हैं, पड़ोसी की बात मान रहे हैं। यही कहानी चल रही थी आपकी ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर। और ये आपको जो क्रीमिया देखने को मिलता है, जब यहां पे सेना भेजी गई, अब बात की सर आपने अटैक कर दिया, यहां पे आपने सेना भेज दी, ये कैसे कर दिया? तो यहां पे रशिया क्या करवाता है, एक जन समर्थन करवाता है, एक ओपन वोटिंग करवाता है और बोलता है कि भाई क्रीमिया के लोग जो हैं वो अपने आप को रशिया के साथ मिलाने को तैयार हैं और वो बिल्कुल खुला रहने को तैयार है। ये बात करता है आपका फरवरी 2014 के अंदर। तो 27 फरवरी 2014 को रूसी जो है वो क्रीमिया के अंदर पहुंच जाते हैं और जनमत संग्रह से क्रीमिया के लोग जो फैसला करते हैं कि भाई हमें रूस के साथ रहना है, यानी कि क्रीमिया जो है वो बन गया अब किसका, रूस का हिस्सा बन गया। कब बना है आपका, 2014 के अंदर आपका बन चुका था। अब रशिया यहां तक नहीं रुका आपका, रशिया ने ये जो पूर्वी एरिया था, यानी कि इस घर के वो लोग जो कि अपने पड़ोसी की बात को मान रहे थे, अपने घर का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये लोग जो हैं रशियन विचारधारा रखते थे। और स्पेशली दोनेक्स देखने को मिलता है आपका और लुहांस्क देखने को मिलता है। दोनेक्स और लुहांस्क, ये दो शहरों का आप नाम सुन रहे होंगे। दोनेट्स और लुहांस्क की बात करी जाए तो स्पेशली दोनेट्स जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं या ज्योग्राफी तैयार करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनको पता है कि दोनेट्स क्षेत्र यूक्रेन का है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं। आपको ये एरिया जो ब्लैक सी के आसपास वाला देखने को मिलता है, इस एरिया के अंदर आपको पेट्रोलियम भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मिनरल्स की तो यहाँ पे आपका मतलब काफी ज्यादा ये रिच देखने को मिलेगा खनिज के आधार पे। दोनेट्स और आपका लुहांस्क जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, रशिया थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरफेयर करना शुरू करता है। अब जब इंटरफेयर करेगा, घर के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि घर वालों की बात नहीं मान रहे हैं, पड़ोसियों की बात मान रहे हैं, तो भाई घर वाले तो उनको डांटेंगे, पीटेंगे, समझाएंगे उनको। वही काम यूक्रेन कर रहा था। यूक्रेन की सेना जो है वो इस एरिया के अंदर इंटरफेयर कर रही थी। वो कर रही थी कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब एक अलग विचारधारा कैसे लेके आ रहे हो, तुम्हें तो यूक्रेन के साथ रहना चाहिए। ये यहाँ वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें रशिया के साथ जाना है। अब इसी डिस्प्यूट के चक्कर में रशिया क्या करता है, यूक्रेन के इस एरिया को फिर कैप्चर कर लेता है। यानी कि ये आपका दोनेट्स वाला और लुहांस्क वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो है यहां तक ईस्टर्न यूक्रेन का, ये आ जाता है रशिया के अंडर में। ठीक, ऑब्वियस मिनरल्स से रिच एरिया है, रशिया इसको कंट्रोल कर लेता है या रशिया इसको अपने अंदर अपने अधीन जो है ये करना शुरू कर देता है। तो अब क्या होगा, पूर्वी हिस्सा जो है ये भी अलग होने की यूक्रेन से मांग कर रहा था। क्यों? क्योंकि क्रीमिया जो है वो आपका अलग हो चुका था। क्रीमिया को अलग करा दिया तो उन्होंने कहा रशिया से कि भाई ये है, हम भी आपके साथ चलेंगे। इसी बीच रशिया जो है इंटरफेयर करता है, यानी कि जैसे ये आपका दोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्र जो है ये डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं, यहाँ के लोग जो हैं ये रशिया में मिलने की मांग करते हैं, यूक्रेन की सेना यहाँ पे इंटरफेयर करती है या यहाँ पे हस्तक्षेप करती है, क्यों ना करे, उसके देश का हिस्सा है। और रशिया की सेना भी यहाँ पे इंटरफेयर करती है और रशिया कहता है कि भाई ये जो है हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तुम इन्हें जबरदस्ती क्यों रोक के बैठे हुए हो। ये एक सिंपल सी कहानी यहाँ पे चलती रहती है। और इसी के बीच में एक मिन्स्क एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट के अंदर ये बात करी गई कि ठीक है यार, इस एरिया को छोड़ो, आप यहाँ पे एक लाइन खींच दी गई कि आप इस एरिया के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, कोई सेना जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, यहाँ के जो लोग हैं स्थानीय लोग, इनको सेना परेशान नहीं करेगी, या फिर ये स्थानीय लोग जो हैं ये कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे। ये सारी की सारी कहानी चल रही थी।
अब होता क्या है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो एक अपने स्पीच के अंदर सीधा सीधा जो है रशिया पे धावा बोल देते हैं। वो बोल देते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर जो कुछ इलेक्शंस के अंदर धांधली जो है वो करवा रहा था रशिया। इसी बीच में वो कहीं ना कहीं या इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं कि भाई यूक्रेन जो है उसको मिल जाना चाहिए नाटो सदस्य के साथ में। यूक्रेन को लगा कि हाँ भाई छोटा देश है, मिल जाना चाहिए नाटो सदस्य के साथ में। अब नाटो के साथ में मिलने से यूक्रेन को फायदा क्या था? नाटो के साथ में यूक्रेन को मिलने से फायदा यह था कि जैसे ही यूक्रेन नाटो के साथ में मिल जाएगा तो ये जो रशिया डिस्टर्बेंस कर रहा है या रशिया का इंटरफेयर जो चल रहा है, यहाँ पे रशिया का जो हस्तक्षेप चल रहा है, ये थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। अब यहां पे यूक्रेन के नाटो के साथ जुड़ने में रशिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या है रशिया को प्रॉब्लम यहां पे कई दो, मतलब एक तो सामरिक प्रॉब्लम होने वाली थी और उसके अलावा कुछ आर्थिक नुकसान भी होने वाले थे। यहां पे आप देखना शुरू करते हो, अगर जैसे ही आपका नाटो देश की सदस्यता ले लेता है यूक्रेन, तो रशिया जो है वो कंप्लीटली चारों तरफ से कवर हो जाएगा। किससे? नाटो से। या मैं बोल सकता हूं आपका नाटो मतलब एक तरीके से यही समझ लो आप अमेरिका से। यानी कि नाटो सदस्य देश जहां रहेंगे वहां वहां नाटो की सेना रहेगी। नाटो की सेना रहेगी, मैं ये बोल सकता हूं कि एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप में अमेरिका की सेना रहेगी। अब अमेरिका की सेना रहेगी तो ऑब्वियस चारों तरफ से जो है रशिया अब घिरा हुआ है। ये मत सोचना कि सर रशिया यहीं तक है, रशिया जो है वो वापस पृथ्वी गोल है, वो यहां तक घूम के आएगा आपका। आप देखते हैं ये अलास्का वाला क्षेत्र है, रशिया से टच करता हुआ है, तो यहां पे तो आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन के अंदर आप देखते हैं यहाँ पे आपको हवाई आइलैंड देखने को मिलता है, जहां तक आपको यूएसए देखने को मिलेगा, यानी कि हवाई लैंड जो हमारे आपका यूएसए का एरिया है। ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, यानी कि रशिया जो है इस तरफ से तो आपका कंट्रोल में है, यहां से अलास्का से टच कर रहा है आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र, यहां पे अमेरिका खुद पूरा का पूरा बैठा ही है। अलास्का जो है ये अमेरिका का ही हिस्सा है, ये भी आपको रशिया को कवर करता हुआ दिखाई देगा या इधर से घेरता हुआ दिखाई देगा। और यहां पे अगर मैं देखना शुरू करता हूं रशिया का पश्चिम वाला क्षेत्र, तो यहां पे नाटो सदस्य जो है ये इसको घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रशिया बोल रहा है कि भाई मैं तो चारों तरफ से घिर गया, यानी कि कभी भी आपको अटैक करना हो तो नाटो कंट्री जो है चारों तरफ से अटैक कर देंगे। इसी बीच आप देखना शुरू करते हो, आपको यूक्रेन के जस्ट ऊपर वाला एरिया, यहां पे आपको कुछ एरिया देखने को मिलता है, इस एरिया को मैं बोलूंगा कि आपका बेलारूस वाला एरिया देखने को मिलता है। रशिया जो है यहां तक आपका दिखाई दे रहा है, ऊपर बेलारूस दिखाई दे रहा है आपको। ये जो बेलारूस जो है यहां से अब रशिया को लगा कि भाई ये सारी की सारी कहानी चल रही है, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो इसको कैप्चर करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा, तो नाटो का सदस्य बनने से पहले इसको कैप्चर कर लो। पहली बात इसकी ये हो सकती है। दूसरी, एक इकोनॉमिकल कंडीशंस यहां पे देखने को मिलती हैं, मिनरल्स बहुत है यहाँ पे, संसाधन बहुत है। यूक्रेन अगर इसके पास में आ जाता है तो संसाधन नो डाउट रशिया के पास काफ़ी आ जाएंगे, और यूरोपियन कंट्रीज़ को जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैसेस की सप्लाई कर रहा है वो रशिया करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात यहां पे ये आती है कि सर रशिया ने अटैक करा है, रशिया ने अटैक करने से पहले करा क्या इस फरवरी के मंथ में? इन्होंने सबसे पहले, जो पुतिन साहब हैं, इन्होंने अपना भाषण दिया, स्पीच दिया और कहा कि दोनेत्स्क और आपका लुहांस्क क्षेत्र जो देखने को मिलता है ये फ्री एरिया, ये फ्री कंट्री है, ये नहीं है यूक्रेन का, हम नहीं मान रहे इसको यूक्रेन का हिस्सा, ये अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे क्रीमिया हमारे साथ है, ये अपना अलग एक देश है, ये इनकी विचारधारा भी अलग है, ये नहीं मानते, इसको हम फ्री मान रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये करा, सेना वगैरह अपनी भेजनी शुरू करी। न्यूज में प्रेजेंटली चल रहा है कि बेलारूस से होती हुई इसकी जो राजधानी है कीव, यहाँ तक इसकी सेना आ चुकी है रशिया की। और जब यहाँ तक इसकी सेना आ चुकी है तो नो डाउट आप कैपिटल को कवर कर लोगे, तो अब फाइनली ये युद्ध ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन की सेना जो है वो बहुत कम है रशिया की तुलना में, रूस की तुलना में इसके पास में वेपन हथियार भी बहुत कम है। अब बात ये करते हैं कि सर ये सारी की सारी कहानी हो गई, ये अटैक कर दिया, संसाधन के लिए करा है, और ये पूरा का पूरा एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि एक नाटो सदस्य वाली पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। उसके अलावा सर रशिया को भी अपना एक लग रहा था कि मैं चारों तरफ से जो है घिर जाऊंगा, ये भी एक इसका एक मेजर रीजन रहा है यहाँ पे अटैक करने का, भले ही इसने यहाँ पे अपना कारण कुछ भी बनाया हो। अब बात यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि ये सर पूरा अटैक तो आपका हो चुका है, ये नाटो जो है ये क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? नाटो इतने दिनों से कह रहा था कि नहीं यूक्रेन हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ठीक है, घबराना मत। हाँ, नाटो ने आपका करा क्या है, कोई प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे सेना नहीं दी है। सेना क्यों नहीं दी है प्रत्यक्ष रूप से?
सेना इसलिए नहीं दी है कि नाटो का यही है कि नाटो किसी सदस्य देश पे अगर हमला होगा तो ही हम हमला करेंगे। यूक्रेन नाटो का सदस्य देश है नहीं। दूसरी चीज, अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट वे में यूक्रेन की हेल्प कर रहा है नाटो। हेल्प कैसे कर रहा है? इसने वेपन जो हैं वो दिए हैं, उसके अलावा कुछ गैजेट्स जो हैं वो इसने दिए हैं। उसके अलावा नाटो की सेना जो है वो रोमानिया, पोलैंड जो है इस एरिया पे आपकी है कि भाई रशिया जो है ठीक है यहाँ तक आ जाए, इसको यूक्रेन को कैप्चर कर ले, आगे का देखा जाएगा, आगे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम आगे इसको मतलब आगे नहीं आने देंगे। तो ये पूरी की पूरी एक कहानी थी आपकी कि क्या ये चल रहा है एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर। जिस किसी को नाटो का नहीं पता है, जिस किसी को लोकेशन का नहीं पता है, तो उस कहानी के अंदर थोड़ा सा हम लोग उलझ जाते हैं। तो एक छोटी सी बात थी यहाँ पे। प्रेजेंटली अब देखते हैं 2-4 दिन में, 5-10 दिन में क्लियर हो जाएगा कि रशिया क्या करता है, क्या संधि होती है, इसको अलग कंट्री करता है, अपने साथ मिलाता है, या फिर रशिया जो है दोनेक्स और आपका लुहांस्क क्षेत्र को ही अपने साथ मिला के शांत हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू रहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेशली आपका और भी कुछ इस तरीके की वीडियो बनाएंगे जो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके हैं या जियो पॉलिटिक्स को लेके हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी यूट्यूब क्लास के बाद में अनअकैडमी पे होता है एक ओपन हाउस डेली रात को लगभग 10:50 पे। उसका लिंक जो है वो आपको उस क्लास के नीचे देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय तुषार त्यागी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस ओपन हाउस का बेनिफिट क्या है? आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अनअकैडमी पर जितने भी आपके कोर्स हैं वो देख सकते हैं। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जो कि एवरेज संडे होती है। रैंक फर्स्ट पे आने पर आपको 75%, 2 से 5 पे 50 और 6 से 10 पे 25% डिस्काउंट। रीट लेवल 2 और रीट लेवल सोशल साइंस सेकंड जो है 1 और 2 दोनों की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक पे आते हैं तो आपको 500 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। इसी तरीके से कांस्टेबल की भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। राजस्थान के अंदर प्लस फीचर्स की अगर बात करी जाए अनअकैडमी की, तो यहाँ पे जितने भी क्लासेस मिलती हैं आपको लाइव मिलती हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के एजुकेटर मिलते हैं। नेक्स्ट आरएएस का सक्षम कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। उसके अलावा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के भी कोर्स मिल जाएंगे आपको, वो भी आप यहाँ पे अनअकैडमी के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवल ग्रेड फर्स्ट की तो आप आरपीएससी अनअकैडमी पर आके ग्रेड फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साल भर की फीस ग्रेड फर्स्ट की आपकी 5,000 है और 6 महीने की 4,000 है। इसी तरीके से ग्रेड सेकंड की जो फीस है साल भर की आपकी 4,000 है और 6 महीने की 3,000 है। बात करते हैं आरएएस की तो उसकी फीस साल भर की 6,000 है और 2 साल की 7,560 है। डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।